जिंदगी में सुविधाएं और दौलत ही सब कुछ नहीं होती है। किसी मुकाम पर पहुंचने के लिए जरूरत होती है दृढ़ इच्छा शक्ति की, देखे हुए सपने को सच करने वाली सोच की। मिलते हैं एक ऐसे ही व्यक्तित्व से, प्रेरणादायी कृतित्व से, राज्यपाल केशीनाथ त्रिपाठी जी से, जो भली भांति जानते हैं शून्य से शिखर पर कैसे पहुंचा जाता है, जमीन से आसमान को कैसे छुआ जाता है। मेरा परिचय मैं क्या बोलूं, मेरा परिचय मैं क्या बोलूं, मोटी पुस्तक कैसे कितने पन्ने खोलूं, मोटी पुस्तक कैसे कितने पन्ने खोलूं। आपका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद से लेकर कलकत्ते तक का सफर, इस दौरान कौन कौन सी परेशानियां आई, क्या क्या संघर्ष करने पड़े, हम चाहते हैं कि आप अपने कुछ खट्टे मीठे संस्मरण बताएं। इलाहाबाद शहर में एक मोहल्ला है जिसका नाम है मोहतशिमगंज। बड़ा मोहल्ला है और इसमें ज़्यादातर मध्यम वर्ग के लोग और निर्धन वर्ग के लोग रहते हैं। इसी मोहल्ले की एक गली में मेरा जन्म हुआ था। उसमें एक मास्टर साहब रहते थे, वो रिटायर हो गए थे, लेकिन बच्चों को पढ़ाने में उनकी रुचि थी, क्योंकि मोहल्ले में घर घर घूम करके कहते थे कि बच्चों को पढ़ाओ। तो एक छोटा सा स्कूल उन्होंने खोला था, 2 कमरे किराए पे लेके, और उसमें कक्षा 4 तक की पढ़ाई उन्होंने प्रारंभ किया। उस स्कूल का नाम उन्होंने रखा सेंट्रल हिंदू स्कूल। तो उसी में कक्षा 1 से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। लेकिन उसी समय जब हम स्कूल में थे तो एक घटना घटी। तो वहाँ देखा कि कागज़ के पोस्टर लगे हैं सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उसमें चला गया तो देखा तमाम लोग कहीं कोई चाकू से, कोई ब्लेड से अपनी उंगलियां काट के उसमें खून दे रहे थे। तो उस समय ये नहीं, आज़ादी का उतना अर्थ नहीं समझते थे हम लोग, बचपन थे। तो जब लोगों को देखा तो मैंने भी अपने बाएं हाथ की छंगुलियाँ ब्लेड से काट करके और अपना जो है मैंने भी 2 बूंद उसमें खून दे दिया। लगा तो बड़ा अजीब सा। घर में आके हमने पिताजी को अपने बताया। आश्चर्य की बात कि उन्होंने डांटा नहीं। बड़े भाई वकील थे तो उन्होंने कहा लॉ पढ़ो। लॉ पढ़ने के बाद हमने देखा कि बड़ा नीरस प्रोफेशन है। वकालत में कोर्ट जाना तो शुरू कर दिया था, लेकिन कहाँ शुरू में काम, कहाँ हाई कोर्ट में मिलता है। हमारे सीनियर बहुत अच्छे थे, लेकिन वो सख्त इतने थे कि कहते थे कि फालतू पैसा मिलेगा तो बर्बाद हो जाओगे, वकालत में रुचि कम हो जाएगी, मेहनत करना सीखो। तो कुल 4 साल में उनके यहाँ से मुझे केवल 16 रुपये मिले। तो पिताजी ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि अकाउंटेंट जनरल हमारे परिचित हैं। उस समय वो लोग डायरेक्ट भर्ती कर लिया करते थे क्लर्क की पोस्ट। तो हमारे एक मौसेरे भाई थे जो बाद में इलाहाबाद के मेयर भी हुए, कांग्रेस पार्टी के थे, वो भी एजी ऑफिस में पहले काम किए थे। उन्होंने कहा चलो हम अकाउंटेंट जनरल साहब से कहते हैं, तुमको वहाँ क्लर्की मिल जाएगी। बड़े भैया ने बीच में टांग अड़ा दी। उनका नहीं क्लर्की और की नहीं, चलो हाई कोर्ट में ठीक से वकालत करो, देखा जाएगा। खैर फिर हिम्मत बंधी थोड़ी सी, काम आने लगा। उसके बाद भी कभी कभी निराशा हाथ लगती थी। 1958 में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद भी वकालत कोई ख़ास नहीं चली, थोड़ी बहुत चली थी और बस खर्चे भर को निकल आता था हाई कोर्ट आने जाने को। साइकिल से मैं जाया करता था हाई कोर्ट। बीच में एक स्थिति ऐसी आ गई
कि एक दिन मैं और मेरा एक दोस्त, उसकी साइकिल ख़राब हो गई, तो उसने मुझसे कहा कि आओ केसरी डबलिंग कर लेते हैं। तो पुरुषोत्तम दास टंडन पार्क वाला जो चौराहा है, आप जानते हो, तो वहाँ उस समय सिपाही लगता था। उसने डबल सवारी देखा तो जोर से आवाज़ दे दी कि वकील साहब डबलिंग कर रहे हो। मुझको बड़ी शर्म लगी। हमारे दोस्त पढ़ा तो ले गए साइकिल, कोई बात नहीं, जाना अब उधरी से। तो कल ये सिपाही फिर टोकेगा, कुछ कहेगा तो क्या करेंगे, वकील साहब आज कहाँ, आज डबलिंग नहीं है, ये भी कर देगा तो क्या। तो एक मन के अंदर एक अजीब सी फीलिंग हुई। मैंने छोड़ दिया साइकिल पे जाना, हाई कोर्ट रिक्शे पे जाने लगा। तो यासीन नाम का एक रिक्शे वाला था, 8 आना यासीन लेता था और 8 आना भूवर लेता था। इस तरह 1 रुपया दिन में खर्चा था। तो पिताजी से 2 रुपया लेता था मैं, और 2 रुपये का मतलब कि एक दिन का एक रिक्शे का किराया, दूसरे दिन का वो, तीसरे दिन फिर उनसे 2 रुपये लेता था। मुझे बड़ी आत्मग्लानि होती थी कि देखो शादी हो गई है, अब हम पिताजी से ले रहे हैं 2 रुपये हाई कोर्ट जाने के लिए। मन अजीब सा खिन्न रहता था। फिर एक दिन यह आया कि पहले दिन तो हमने यासीन और भूवर को दे दिया 8 आने, दूसरे दिन गए यासीन को दे दिया हमने 8 आने। अब हमारे दोस्त वो बोले कि केसरी आज चाय पिलाओ। अब मेरी जेब में तो 8 ही आना था। तो उस समय हाई कोर्ट में एक सेल्फ सर्विंग कैफेटेरिया था। वो 1 आने का समोसा, 1 आने का रसगुल्ला और 1 आने की चाय देता था। तो हमने अपने दोस्त को कहा, लो भाई, तो 1 कप चाय और 1 रसगुल्ला उसने दिया, 2 आना। हमने 1 कप चाय ली और 1 समोसा लिया, 2 आना। अब उस 8 आने में से 4 आना खर्च हो गया। अब मैंने सोचा अब मैं घर कैसे पहुंचूंगा, और मैं लंच के बाद जेब में हाथ डालकर बार बार ये देखता था कि कहीं ये जो चवन्नी बची है ये गिर तो नहीं गई। ये मेरी साइकोलॉजी उस समय थी, और मैं अजीब सा परेशानी जैसे झेल रहा था, अगर ये गिर गई तो मैं क्या करूँगा। भूवर तो पहुँचा देगा, कहते हैं कि बाबूजी कल दे देना पैसा, लेकिन उससे मैं कैसे कहूँ कि मेरे पास पैसा नहीं। फिर वो चवन्नी बची तो भूवर इंतज़ार करता था, उसका भी यही था, वो 4 बजे वाली शिफ्ट लेता था रिक्शे की, तो लेकर पहली सवारी हमारी लेता था वो। तो भूवर से मैंने कहा कि ऐसा करो, आज हम एल्गिन रोड उतर जाएंगे, थोड़ा सा काम है। मैंने उसको एल्गिन रोड उतर के वो 4 आने जो बाकी थे उसको मैंने दे दिए, और उस दिन मैं निराश हो गया। मेरे मन के अंदर ये भाव आया कि ये वकालत छोड़ देंगे, नहीं करेंगे वकालत। 8 साढ़े 8 बजा रहा होगा, दरवाज़ा बंद किया, और जैसे ही बंद करके गेट तक आए अपने उस मकान के, वैसे ही एक रिक्शे पर कानपुर का क्लाइंट आया। हमारे एक मित्र ने भेजा था, वकालतनामा दाखिल करना था और कोई काम नहीं था, तो हमने वकालतनामा पे दस्तखत कराए। उसे बोला वकील साहब फीस। अब मेरे मन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे कहूँ कि तुम 10 रुपये फ़ीस दो या 16 रुपये फ़ीस दो। बहुत पशुपेश में पड़े। मैंने कहा अच्छा, जो वकील साहब ने कहा है, उन्होंने जितना कहा है उतना जमा कर दो, और फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और हम मंगवा लेंगे तुमसे। आपको आश्चर्य होगा कि उसने कहा वकील साहब ने तो कहा था कि 150 रुपये फ़ीस में जमा कर जाना और खर्चा। अभी कहानी का अंत नहीं हुआ, उसने 150 रुपये, हम उसके कागज़ पे दस्तखत करा रहे थे, और तब तक एक दूसरा आदमी आ गया क्लाइंट। ये दोनों लोग ट्रेन में एक ही बोगी में आमने सामने कानपुर से चढ़े। इसको ये पता नहीं कि ये हमारे यहाँ जा रहे हैं, इनको ये पता नहीं कि हमारे यहाँ जा रहे हैं। सेंट बाय द सेम फ्रेंड। तो वो पहले आया जो बाद वाला, तो इसको देख करके बोला, अरे तुम यहाँ कैसे, हमको बताए होते दोनों साथ चलते। तो उसने कहा ट्रेन में तो हमारी तुम्हारी कोई बात हुई नहीं, हमें क्या पता था कि आप वहाँ जा रहे हैं। एनीवे, कुछ नहीं करना था, केवल पावर दाखिल करना था कोर्ट में और कुछ नहीं। दस्तखत करा, बोला फीस। मैंने कहा भाई अभी इन्होंने 150 रुपये दिए। अब थोड़ा सा हौसला बढ़ा, इन्होंने अभी 150 रुपये दिए। तो उसने भी बिना कुछ पूछे 150 रुपये बोले खर्चा। मैंने कहा खर्चा केवल 10 रुपये। मैंने दरवाज़ा बंद किया, एक थर्ड क्लाइंट आया, और वो क्लाइंट शाम को देवरिया से आया था। तो फिर मैंने दरवाज़ा खोला, क्या
150 रुपये उसने भी हमको फीस दी। हमने 150 मांगी, उसने दे दिया। जब चले हैं आखिरी बार दरवाज़ा बंद करके, तो मेरी जेब में 450 रुपये खर्चे के अलावा थे। तो जब ये 450 रुपये हमें मिल गए उस दिन रात को, तो मैंने सोचा कैसे ऊपर वाला मदद करता है, और चलो अब वकालत ही करेंगे, मुड़ के नहीं देखेंगे, और देखते हैं कि कैसे नहीं सफल। आप तो अधिवक्ता थे, और वो भी बहुत प्रतिष्ठित नामी अधिवक्ता थे, फिर आप राजनीति में कैसे आए? राजनीति में मैं 1953 से 52 में आ गया था, लेकिन 53 से थोड़ा सा सक्रिय हुआ था। 1957 में नगर निगम का चुनाव हुआ था, उसमें सक्रिय हुआ। 62 में चुनाव हुआ, उस सब में तो थोड़ा सा हमारी रुचि इसलिए थी कि मुझको भाषण देने का मौका मिल जाता था। एक रिक्शा, एक लाउड स्पीकर, एक हॉर्न, और लाउड स्पीकर कंपनी वाला एक लड़का जो बैटरी वोटरी संभालता था। आशा कंपनी जानसेनगंज में जो है, आशा कंपनी के लाउड स्पीकर वाला हम लोग कहते थे किराए पर। हम शहर के गली गली अंदर अंदर जाते थे और उसमें भाषण देते थे रिक्शे पर खड़े होकर। और लोग भी हमको छोटी छोटी वार्ड की मंडलों की मीटिंग में बुलाने लगे, भाई बुलाओ त्रिपाठी जी, बुलाओ केसरी जी को बुलाओ। 1977 सन 77 में लोगों ने कहा कि तुम चुनाव लड़ जाओ। तो मैंने कहा हम कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, हमारे पास तो साधन नहीं है कुछ। हमारी माता जी का देहांत हो गया था। जिस दिन चुनाव के लिए हमारे पास हुक्म आया कि नॉमिनेशन फाइल करो, उस दिन उनकी डेथ हुए 11 दिन हुए थे। मैं 10 दिन हाई कोर्ट नहीं गया था। 10वें दिन बार वगैरह बनाया, 11वें दिन हाई कोर्ट गया था। और हम लोगों के यहाँ ये प्रथा है कि नदी के किनारे जा करके जो पंडा लोग होते हैं उनको बिस्तर दान देना, ये करना वो करना, सब जगह। तो पिताजी वहाँ चले गए थे, तो हमसे बोले अच्छा तुम जा रहे हो, इतने दिन हाई कोर्ट नहीं गए, तो लंच के बाद तुम आ जाना। हम लंच के बाद सोच रहे थे आने की। तब तक हमारे इलाहाबाद महानगर के जो अध्यक्ष थे जनसंघ के, वो हमको तलाश करते करते हाई कोर्ट आ गए। बोले दिल्ली से टेलीफोन आया है कि 2 जगह से तुमको पर्चा दाखिल करना है, और वही आखिरी दिन था पर्चा दाखिल करने का। 3 बजे तक का समय, और हमारे पास मुश्किल तो 2-2.5 घंटे का समय। 12 बजे करीब की बात है, तो 3 घंटे का समय कुल था। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा करिए कि कचहरी जाइए। अब पर्चा भरने के लिए हमको ज़रूरत कितनी थी, 250 रुपये सिक्योरिटी और 1 रुपये का एक्सट्रैक्ट ऑफ इलेक्टोरल रोल, यानी 502 रुपया। उस समय पेट्रोल का दाम था 17 रुपये 5 आने पर गैलन। हमारी जेब में 20-25 रुपये थे कुल। हम कहा इतनी जल्दी हम कहाँ से इंतज़ाम करें। चलो अच्छा पिताजी से वहाँ पहले चले जाएंगे जमुना किनारे, वो वहाँ होंगे ही, तो वहाँ उनसे पैसा ले करके तब सीधे कचहरी भाग जाएंगे, दाखिल कर देंगे पर्चा। मैं ऊपर से हाई कोर्ट से नीचे आया मुंशी जी से ये कहने के लिए कि अब हम लौट करके हाई कोर्ट नहीं आएंगे, तुम लोग देख लेना जो कुछ काम वाम होगा। तब तक कानपुर का एक क्लाइंट आ गया। हम अपने चैम्बर के बाहर ही खड़े हुए थे। बोला बाबू जी ऐसे ऐसे है, ये हमारा कागज़ है, ले लीजिए, और मुझको 4 बजे वाली ट्रेन से जाना है कानपुर वापस, हम जल्दी में हैं, ये कागज़ ले लीजिए, हमसे दस्तखत करा लीजिए और फीस ले लीजिए। हमारा खर्चा कितना था, 519 रुपये 5 आने, 502 और 17 रुपये 5 आने का हमें गाड़ी में पेट्रोल डालना था। उसने हमको 500 रुपये फीस दी और 20 रुपये खर्चा दिया। हम दौड़ करके जल्दी से सामने बग्गा के पेट्रोल पंप, हमने उसके यहाँ भरवाया, पेट्रोल भराया, सीधे जमुना जी किनारे गए, पूजा में ज़रा से भाग किया, और हम 2 बजे कचहरी पहुँच गए। हमारे अध्यक्ष महोदय गुलाटी साहब वो फॉर्म लिए थे, भरे थे सब, हमारा नॉमिनेशन फॉर्म सब दस्तखत उसखत करके, और हमने उसे दाखिल कर दिया। शाम को पिताजी ने हमको बहुत डांटा, बेवकूफ़ कहीं का, वकालत जब चलने लगी है तो नेतागिरी सूझी है, इलेक्शन लड़ने की सूझी है, गार्ड में कितना पैसा है, इलेक्शन लड़ोगे, ये हमसे कहने। अब हम बड़े चक्कर में। तो हमारी हॉरोस्कोप बनी थी 1935 में, उसमें लिखा था प्रधान राज मंत्री योग।
तो हमने पिताजी से कहा, हमने कहा हमने अपनी जन्म पत्री पढ़ी है, मुझको लग रहा है कि ये टाइम कोइंसाइड कर रहा है उसके साथ। अरे बेवकूफ, सपना देख रहा है ऐसे। तो खैर दूसरे दिन हमारे पास टेलीफोन आया दिल्ली से कि जाकर के सिटी से नॉमिनेशन विड्रॉ करो और देहात से जाकर के चुनाव लड़ो। तो मैंने कहा हुआ बन, सिटी में तो हमारा कार्यक्षेत्र था, हम भाषण भी देते तो शहर में इस चौराहे उस चौराहे इधर उधर, हमें देहात में कोई जानता नहीं। जो गंगा पार जाके लड़ो झूसी, पार्टी का हुक्म लड़ना। बीच में अफवाह उड़ गई कि ये तो इलाहाबाद के ही नहीं, कन्नौज के हैं क्या इधर। 15 दिन हमको समझाने में लग गया कि नहीं मैं इलाहाबादी का हूँ, पैदाइशी इलाहाबादी हूँ सब कुछ। उसके बाद ये भी ईश्वर की बात है, न मालूम कहाँ से ये खबर उड़ गई कि त्रिपाठी जी जीत जाएंगे तो मिनिस्टर हो जाएंगे। और मैं सोचूंगा मैं पहली बार तो असेंबली के चुनाव लड़ रहा हूँ, जीत भी जवाब हुआ तो चांस नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ का न खेत जानूँ, न खलिहान जानूँ, न गांव का नाम जानूँ, न कार्यकर्ताओं का नाम जानूँ, कैसे हो जाएगा ये। लेकिन पहले जीतें तो। उसमें हमारे इलाहाबाद के बहुगुणा जी वगैरह सब हमारे समर्थन में मीटिंग किए, जनता पार्टी थी। और आपको मैं बताऊं, जिसको सुन के बिलीव नहीं होगा, आम तौर से आदमी के छाले ऊपर पड़ेंगे, तालू के नीचे नहीं पड़ते। गांव गांव, खेत खेत, खलिहान खलिहान हम जाते थे, हमारे पाँव में इतने बड़े बड़े तालू में छाले पड़ गए थे। रात को गांव में रुकना था तो गांव के में दवा की दुकान, उसे नेबा सल्फ पाउडर लिया, एक ब्लेड का पैकेट लिया, और रोज़ सवेरे उठ के हम उन फफोलों को जो ब्लेड से चीरते थे, उसके अंदर गर्म पानी से धो के नेबा सल्फ पाउडर लगाते थे, और यूँ पट्टी बांध के और जूता पहन के फिर कन्वेसिंग में निकल जाते थे। खैर चुनाव जीते, जीतने के बाद कोई बात नहीं, जनता पार्टी की लहर थी, उसमें जीत गए। जीतने के बाद 4 जुलाई को हाई कोर्ट खुलने वाला था। 3 जुलाई को रात को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का टेलीफोन आया कि साहब आपको सीएम हाउस में सुबह 8 बजे पहुंचना है। हम कहा क्या बात है। तो उन दिनों मोबाइल नहीं था, तो होता था कि वायरलेस से मैसेज बात होती थी। तो बोले हमें कुछ नहीं पता, हमारे पास इतना ही वायरलेस आया है कि आपको इन्फॉर्म कर दें कि 8 बजे सीएम के यहाँ पहुँचें। हमें ये भी नहीं मालूम था कि एक्सपेंशन होने वाला है कैबिनेट का। बाद में हम कहा सिंह साहब क्या बात है, कुछ बताओ। बोले नहीं, बट सर शुड आई अरेंज ए कार फॉर यू। अरे जब उसने डीएम ने सर कहा तो हमारा सर चकराया। हम कहा ये डीएम सर कह के कैसे संबोधित कर रहा है और कार अरेंज करने की बात कैसे कर रहा है। तो हमने कहा नहीं, कार तो हमारे पास है। लखनऊ के अखबारों में देखा कि मंत्रिपरिषद का विस्तार होने वाला, हमारा कहीं नाम ही नहीं। तो हमने कहा डीएम ने तो बड़ा बेवकूफ़ बना दिया, हालांकि उसने ये नहीं कहा था कि मंत्रिपरिषद के लिए बुलाया आपको। तो राम प्रकाश गुप्ता थे पड़ोस में, वो मिनिस्टर हो गए थे उसमें पहली बार जब शपथ हुई। तो उनके पास मैं गया, हमारे इलाहाबाद में रह चुके थे वो। कहा राम प्रकाश जी क्या बात है, ऐसे ऐसे डीएम को फ़ोन आया था। बोले तुम्हारा नाम तो मिनिस्ट्री में है, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर हो या स्टेट मिनिस्टर हो या डिप्टी मिनिस्टर हो या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हो, ये मुझे नहीं मालूम, तुम हमारे साथ चलो। उस समय कैबिनेट मिनिस्टर की तनख्वाह थी 850 रुपये, स्टेट मिनिस्टर की तनख्वाह थी 750 रुपया, डिप्टी मिनिस्टर की तनख्वाह थी 650 रुपये, और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की तनख्वाह थी 550 रुपये। तो हमने कहा कि राम प्रकाश जी डिप्टी उपटी अगर है तो जो आप कह रहे हो कि मेरा नाम है, तो डिप्टी उपटी तो हम नहीं करेंगे, 500 रुपया तो हम पैदा कर लेते हैं वकालत में महीने में, ये तो हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा चलो हमारे साथ चीफ मिनिस्टर के यहाँ। तो चीफ मिनिस्टर के यहाँ वो लिस्ट रखी हुई थी, उन्होंने उठा के देखा, बोले रे केसरी तुम्हारा तो नाम कैबिनेट मिनिस्टर में है। तो उन्होंने कैबिनेट में आप क्या कहते हो। हमने कहा आप जैसा कहिए, आप तो सीनियर हैं हमसे। तो उन्होंने कहा चलो शपथ लो। शपथ हो गई, मैं मिनिस्टर हो गया।
10 साल पहले जब यह गांव केवल क्रिमिनलों का था, एक ऐसी व्यवस्था थी जहां अराजकता एक परिभाषा बन गई थी देश की। उस स्थिति में देश के जितने भी लोग थे, राजनाथ जी से लेकर प्रधानमंत्री तक, जब गुजरात में रहा करते थे, उस समय भी ये संदेश गया था त्रिवेणी के तरफ। लेकिन त्रिवेणी के तरफ ध्यान केवल गया तो केवल पंडित जी का, और इन्होंने फिर से नव निर्माण की योजना बनाई। और जब ये अध्यक्ष रहे विधानसभा के, तो सबसे पहला काम इन्होंने यह किया, महामहिम ने स्वयं अपनी गाड़ी चला के, बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी व्यवस्था के, जबकि सारा क्रिमिनल एरिया था, बिना डरे हुए अकेले खड़ा होके ट्रक में जब मिट्टी पड़ रही थी उसका भी निरीक्षण किया। ऐसे जमीन से जुड़ा हुआ नेता केवल प्रयाग में यदि बात कहें तो इसका पहला नंबर है महामहिम का। और कोई भी व्यक्ति इनके पास गया ना इनके दरवाजे पर से नहीं हुआ। जब पार्टी भी ज्वाइन किए और आज तक एक अनुशासित कार्यकर्ता के तरह भारत के, जबकि जितने भी राजनेता हुए उनमें बहुत से राजनेताओं से ये बहुत विद्वान रहे, कुशल वक्ता रहे, अच्छे कवि रहे, और वाजपेयी जी के साथ इनके जो संबंध रहे वो बहुत मधुर रहे। कविताओं ने आपके अंदर कैसे जन्म लिया? उनके प्रति आपका रुझान कैसे जगा? मैं कवि नहीं था। अंताक्षरी में भाग लेने का मतलब नहीं है कि कवि है। कवि तो मैं तब हो गया 1998 में। लखनऊ के मेयर थे दाऊजी गुप्ता, अभी भी जिंदा हैं। उनके बेटे इंग्लैंड में थे। वो लखनऊ आए तो मेरे पास आए कि कवि सम्मेलन है और आप उसकी अध्यक्षता करिए। मैंने कहा कहाँ है? बोले लंदन में है। तो मैंने कहा हम तो कभी नहीं है, काहे हमको बुला रहे हो? बोले आप स्पीकर हैं यूपी के, हमारे लिए इतने बहुत है कि स्पीकर साहब अध्यक्षता करेंगे। फिर मैंने हाँ कह दिया, लेकिन मन के अंदर हुआ कि ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करें और हम कविता को। तब हमने 3-4 कविताएं कोशिश करके लिखी। तो उस समय जब मैं कवि सम्मेलन में गया तो एक से एक अच्छे सोम ठाकुर हिंदी के अच्छे कवि थे, कुंवर बेचैन थे, हुल्लड़ मुरादाबादी थे। तो ये सब लोग उसमें गए थे ICCR की ओर से। अब उसमें हम पहली बार, लेकिन खैर बस खुदा की मेहरबानी, तो हम पढ़े और अच्छा पढ़ा। तो वहाँ बहुत लोगों ने दाद दी, तो हमारी कविता लिखने की हो गई हिम्मत। तो 4-4 लाइन लिखते थे, कोट की जेब में रख लेते थे, या डायरी अगर थी तो उसमें रख लेते थे, या अगर हम अपने ऑफिस में बैठे हैं चैम्बर में, कुछ लाइनें आ गई तो ऐसे करके वो पैड के नीचे यूँ रख लेते थे। एक दिन डॉक्टर जगदीश द्विवेदी, पत्रिका वालों का एक हिंदी में अखबार निकलता था इलाहाबाद में, अमृत प्रभात, तो एक कार्यक्रम में वो मिल गए थे हमको। तो दूसरे दिन हमारे पास सुबह आ गए, बोले क्या भाई त्रिपाठी जी कुछ लिखे हो क्या हो? तो हमने कहा 4 कविताएं लिखी थी जब लंदन गए थे, तो ये है। उन्होंने देखा, उनका हमको दे दीजिए। अच्छी बात। बोले और कुछ लिखे हो? तो हमने कहा अब लिखा क्या है, कुछ ऐसे ही, कोई खास नहीं। तो हमने कहा ले जाओ, हमारे लिए बेकार है। ये सारे हमने, उन्होंने जितनी पर्चियाँ थी और जो कॉपी में लिखे थे सब दे दिया। 1-1.5 महीने के बाद वो हमारे पास आए और वो कंपोज करा के ले आए सारी पोएम्स। तो हमें लगा क्या है? हम कहा इसमें दम क्या है? बोले ऐसा है कि जिसको आप बेदम समझते हो उसको अलग कर दो, जिसको आप समझते हो कि छपने लायक है वो आप अलग कर दो। तो हमने 50-52 कविताएं छांटी, तो वो हमारी पहली पुस्तक मनोनिकृत बन गई। और उस समय जब हमसे ले गए तो बोले आप अपनी कविताओं की वैल्यू नहीं समझेंगे। उस समय हमने सोचा नहीं था कि हमारी मनोनिकृत के ऊपर 3-3 लोग PhD करेंगे। बाकी जो बची वो दूसरी किताब आयुपंख बन गई, उस पर 2 लोगों ने PhD की।
बंगाल में हम जब आए शर्मा जी, तो मेरे मन के अंदर हिचक थी, कैसे लोग होंगे, क्या है, इंटेलेक्चुअल्स यहाँ रहते हैं, साहित्य प्रेमी हैं, कला प्रेमी हैं, और ये एक तरह से कैपिटल ऑफ कल्चर और एक्टिविटीज़ माना जाता है, कैसे होगा। हमको एक आध लोगों ने कहा भी कि यार तुम कहाँ जा रहे हो, ममता से पाला पड़ेगा, ये वो, सब अपने अपने ढंग से लोग अपनी अपनी बात कहते थे। लेकिन यहाँ हमको बहुत प्यार मिला। एक दिन प्रणब मुखर्जी ने हमसे कहा कि मिस्टर त्रिपाठी, यू आर हाईली रिस्पेक्टेड अमंग बंगालीज। हमने कहा साहब अब ऐसी बात तो खैर ना, नॉट बिकॉज यू आर एन एडवोकेट, नॉट बिकॉज यू आर गवर्नर, बिकॉज यू आर ए ग्रेट पोइट। तो कवि के रूप में हमको बंगाल ने स्वीकार कर लिया। हमारे यहाँ फिराक साहब थे, बहुत नामी शायर और बहुत ही अंग्रेजी पढ़ाते थे, लिखते थे उर्दू में, फिराक गोरखपुरी। उनके शागिर्द रमेश चंद द्विवेदी, वो 8 भाषाओं के ज्ञाता थे। तो जैसे इधर उधर होता है रफ, जिसको कहते हैं फिजूल की बात, हमने उसमें लिख दिया था कविता में, जैसे कोई समझेगा कि स्कूल का या यूनिवर्सिटी का लड़का किसी लड़की को खत लिख रहा है, तो इस तरह से हमने उसमें लिख दिया कि खत बहुत से लिखे पर जवाब ना आया, खत बहुत से लिखे पर जवाब ना आया, एक दिन भी न बचा कि तेरा ख्वाब ना आया, और तूने तो मेरे जख्मों को देखा ही नहीं, एक भी न बचा जिस पर शबाब ना आया। तो जब मैंने काम कहा यार तो बेकार की कविता है, मालूम कहाँ से थॉट्स आ गए, हमने लिख दिया। बोले त्रिपाठी जी बेकार, ये टॉप क्लास की सूफी कविता है, ये सूफियाना है। तो हमने कहा सूफियाना कहाँ से हो गया भाई रमेश जी? बोले ना, हम तकलीफ पाते हैं दुनिया में, ईश्वर को याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारी तकलीफ दूर कर। बोली ये खत लिखना है, ईश्वर को खत लिखा, खत बहुत से लिखे, और तुरंत कोई रिलीफ नहीं मिलता भगवान की ओर से, पर जवाब ना आया। और रोज प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मेरी तकलीफ दूर कर दे। तो एक दिन भी न बचा कि तेरा ख्वाब ना आया। अच्छा, और हमारी तकलीफ बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही है, और फिर भी तेरे ऊपर कोई असर नहीं है। तूने तो मेरे जख्मों को देखा ही नहीं, और तू एकदम चुप बैठा हुआ है, एक भी न बचा जिस पर शबाब ना आया। हमारी तकलीफ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और तुम निष्ठुर की तरह एकदम चुपचाप। तो उनका ये है इस कविता का मतलब, ये सूफियाना कविता है आपने जो लिखी है। तब मुझे लगा कि ये कवि कुछ लिख देता है, लेकिन इंटरप्रेटर्स जो हैं वो अपने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो हमें लगा कि हाँ वाकई ये कविता कुछ दमदार है, ये है। अब लिखते आपकी बात थी तो हमने कहा सुना देते हैं इसको। हमें बाद में अच्छी लगने लगी कविता, वरना मैं इसको सुनाने में संकोच करता था कि लोग कहेंगे कि बुढ़ऊ कविता सुना रहे, क्या कहेंगे। तो बाद में हमको अच्छी लगी। ये है हमारी ज़िंदगी। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि हमारी लाइफ में हमारी श्रीमती जी का बड़ा योगदान था। जब हमारी तनख्वाह 850 रुपये कुल, बच्चे पढ़ रहे थे कॉन्वेंट स्कूल में, खर्चा फीस कैसे हो, तो हमने अपने मकान का आधा हिस्सा, आपने तो देखा है, आधा हिस्सा हमने किराए पर दिया 800 रुपये महीने पर, 1.5 साल तक। पहली बार जब मिनिस्ट्री मैंने की तो हमारी श्रीमती जी ने एक ब्लाउज़ नहीं बनाया, एक साड़ी नहीं खरीदी। हम कहते थे कि थोड़ा सा बचाव जा लो, तो बोली क्या करेंगे,
बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की फीस उसमें निकल जाता है, उनके लिए कपड़ा वपड़ा बनवा देते हैं, क्या करेंगे, अपने लिए है जितना बहुत है। वो हमेशा इनकरेज करती रही हमें, राजनीति में भी। पहले तो कन्वेंसिंग में जाती थी, मोहल्ले में हमारे गई राजापुर में, तो जो औरतें रोज़ कभी मिलती थी आकर के, बहन जी हमें 5 रुपया दे दीजिए, 10 रुपया दे दीजिए, ज़रूरत है। जब उनके यहाँ वोट मांगने गई तो बोली, बहन जी साड़ी ओड़ी लाई हो कि नहीं? तो उनका साड़ी ओड़ी कहाँ मिलती? बहन जी फिर वोट हम तो ही कर देगा जब साड़ी देगा। उस दिन से उन्होंने कन्वेंसिंग में जाना बंद कर दिया, बोलिए अब नहीं जाएंगे हम। हमने गवर्नर हाउस में आकर एक चीज़ सीखी है, अपने ऊपर संयम रखो। राजनीति में रोज कंट्रोवर्सी के क्षण आते हैं, अगर आप हर बार उसमें कूद गए तो आप अनावश्यक कंट्रोवर्सी इनवाइट करेंगे। एक दिन की बात है, डॉक्टर दस्तूर इंग्लिश डिपार्टमेंट के बहुत ही बढ़िया प्रोफेसर थे, तो वाइवा वसी हुआ हमारा। तो डॉक्टर दस्तूर थे वाइवा और एक एक्सटर्नल थे। तो डॉक्टर दस्तूर ने हमसे कहा, बताइए आपने इंग्लिश लिटरेचर लिया है, किस पोएट या किस राइटर में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं? मैंने कहा ऐसा है, इंग्लिश लिटरेचर मैंने वो जो है अपनी मर्जी से नहीं लिया। बोले क्या? हम कहा हमारे भाई ने फॉर्म भर दिया था, इंग्लिश में ही बोले कि हमारे ब्रदर ने फॉर्म भर दिया था लिटरेचर। आई सेड दैट ऑल राइट, आई विल कैरी ऑन। बोले फिर आप किस में इंटरेस्टेड हैं? तो हमने ये सोचा कि ऐसी बात बोलो कि जिसमें इनको भी ना नॉलेज होए। तो हम कहा साहब हम तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उसमें इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड। अब दस्तूर साहब बोले रियली? हम कहा हाँ साहब। हम कहा इसके बाद अब सवाल क्या पूछेंगे? उनका मिस्टर त्रिपाठी, there is some defect in my car, can you repair it? अरे मैंने कहा हम ऐसे कुर्सी खड़े हो गए ऐसे। हम कहा सर लेट मी सी इट। तो उनका अच्छा बैठ जाइए बैठ जाइए। अहंकार से कोसों दूर सत्य के धरातल पर जीने वाले त्रिपाठी जी एक संवेदनशील कवि हैं। सामाजिक विषमताओं, कठोरताओं, नारी पीड़ा, विवशता, समर्पण आदि रूपों का अपनी कविताओं में बखूबी चित्रण किया है। मैं अपनी गाथा स्वयं कहूँ, इसमें कोई प्रतिकार नहीं। मैं अपनी गाथा स्वयं कहूँ, इसमें कोई प्रतिकार नहीं। स्वर मेरा ही बाधित क्यों हो, यह बात मुझे स्वीकार नहीं। स्वर मेरा ही बाधित क्यों हो, यह बात मुझे स्वीकार नहीं। मैं ओज और ऊर्जा उद्गम, सुख और संतोष भरा उपवन, हर पल जागृत, हर क्षण अनुपम, बुनती रहती नित नए सपन। नीरज जी, बेटे होने के नाते आप अपने पिताजी को बहुत करीब से जानते हैं। आप बताइए, क्या वो विनोदी स्वभाव के हैं, क्रोधी है, सरल है? उनका बात व्यवहार सोचने का नजरिया क्या है? नॉर्मली तो हमको लगता है गुस्सा होते ही नहीं। एक दो इंसिडेंट है जिसमें कि शायद नॉर्मल आदमी होता तो बहुत नाराज हो जाता, बड़ा वो हो जाता, लेकिन बड़ी अच्छी अप्रोच है। वो जैसे होता है ना कि हाँ, अगर है बचपना है आदमी का, बचपने में लोग ऐसी चीजें करते हैं तो उस पर डांट दिया, और वो भी नहीं कि बहुत उससे। मेरी पूरी लाइफ में मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, सिर्फ एक बार मुझे एक झापड़ पड़ा था, वो भी पीठ पे, क्योंकि मेरी छोटी वाली सिस्टर बेडरूम में बैठ के चादर को कैंची से काट रही थी, तो मैंने उसको एक झापड़ मारा था। उसने पलट करके सिजर थ्रो की, वो मेरे पैर में घुस गई, तो मुझे स्टिचेस लगी थी। मैं स्टिचेस लगा करके लौटा, तब तक पापा भी हाई कोर्ट से घर आ गए थे। तब तक छोटी वाली बहन ने पापा से शिकायत कर दी थी कि पापा भैया ने मारा। तो जब मैं घुसा घर में तो वैसे ही उन्होंने मुझको बुलाया, तो उनके बुलाने के तरीके से हमें समझ में आ गया था कि लग रहा कोई बात है। तो पहुंचते ही उन्होंने मुझको पीठ पे एक झापड़ मारा और कहा कि तुमने क्यों मारा इसको?
मीनू को क्यों मारा? छोटी बहन का नाम घर का मीनू है, कि मीनू को क्यों मारा? तो हमने बताया कि पापा वो काट रही थी चादर और इसने देखिए मार दिया, मुझको स्टिचेस लगवाने पड़े। तो मुझे तो झापड़ पड़ा, उससे कह रहे थे मीनू तुमने भैया को मार दिया। नहीं बेटा ये देखो गलत बात है, भैया बड़ा है ना। तो वो सिर्फ एक वही इंसिडेंट था। और मैं ग्रेजुएशन में था, सेकेंड ईयर में, तो हमारे कुछ फ्रेंड्स से हम लोग ने प्रोग्राम बनाया गोवा जाने का। हमारे पास एक एम्बेसडर थी, तो थोड़ा सा जिद करने के बाद हमको ये परमिशन मिल गई थी कि हम एम्बेसडर से गोवा जा सकते हैं। बट अनलकली सतना में गाड़ी हमारी थोड़ी सी खराब हो गई। तो हमारे एक फ्रेंड थे, उनके रिलेटिव्स वहाँ पर थे, उनके 2 बेटे थे, तो उनको हम लोग साथ लेकर के गए। हमने सतना से ट्रेन पकड़ ली बॉम्बे के लिए और उनको गाड़ी दे दी कि तुम ले जाना, घर पे खड़ी कर लेना, जब हम लोग लौटेंगे तो सतना से उतर करके लेते आएंगे। हमने पूरा टूर किया, हम लौट रहे थे, तो लौटते वक्त हमको ये बताया गया कि जिन 2 लड़कों को गाड़ी दिया था उन्होंने शायद ड्रिंक विंक कर ली रास्ते में, और वो मेरी गाड़ी लेकर के 25 फीट खड्डे में गिर गए और एम्बेसडर हमारी टोटल लॉस में चली गई। अब मुझे तो जब पता लगा तो मेरी तो बिल्कुल जान सूख गई कि अब तो घर चलेंगे, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें तो चलिए ठीक है, बट पूरी कार खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना। हम जब लौट के आए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि जब गाड़ी खराब हो गई थी तो वहीं छोड़ देना चाहिए था, क्यों लेकर के गए, चलो जो हो गया कोई बात नहीं। और हमारे साथ के 1-2 लोग और थे, वो घर नहीं आ रहे थे डर के मारे। तो पापा ने उनसे भी कहा कि चलो बेटा हो गई, बात हो गई है, वो जाना था चली गई, कोई बात नहीं, उसमें कोई वो नहीं है। तो वो एक इंसिडेंट ऐसा था कि शायद अगर किसी दूसरे के यहाँ होता तो वो कुछ ज़्यादा बड़ा रूप ले सकता था। वर्षा आई दादुर करते, हिय से हिय की बातें। वर्षा आई दादुर करते, हिय से हिय की बातें। सौंधी सौंधी धरती महके, पंछी गीत सुनाते। सौंधी सौंधी धरती महके, पंछी गीत सुनाते। और कहीं प्रकृति के रंग महल में पुष्पों की है वर्षा। मदमाता है पवन झूमता, सुरभित मन है वर्षा। मदवाता है पवन झूमता, सुरभित मन है वर्षा। काले काले मेघ भर रहे, रूपश के मन आशा। और चिहुक चिहुक द्वार पर भागे, जाग उठी अभिलाषा। आपका दृष्टिकोण बहुत ही सकारात्मक है, जो आपकी कविताओं में स्पष्ट नजर आता है। ऐसा कोई काव्यात्मक उदाहरण जो निराशा को आशा में बदल दे? क्षितिज के उस पार देखें हम अभी क्यों। क्षितिज के उस पार देखे हम अभी क्यों। अभी तो इस पार का जीवन बहुत अवशेष है। अभी तो इस पार का जीवन बहुत अवशेष है। नैन खुलते ही मिला आंचल जो उसके स्नेह का। जीवे में श्रद्धा शतम गुंजन है जिसके नेह का। आशीर्वचन की उस किरण का प्रस्फुटन बन। अंक में माँ के अभी तो कुल बुलाना शेष है। माँ के अंक में अभी तो कुल बुलाना शेष है। क्षितिज के उस पार देखें हम अभी क्यों। अभी तो इस पार का जीवन बहुत अवशेष है।